जब एक कहानी में आपके सामने लेकर आ रही हूँ कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाता है तो यह बात किसी को यकीन नहीं हो सकती है। आज की कहानी में भी आपको एक ऐसी घटना सुनाने वाली हूँ जिससे कि आपको यकीन नहीं होगा कि हमारे समाज में आखिर कानून बनाया किस लिए गया है। कानून के रहते ही हम रात भर शांति से सोच सकते हैं या कहीं भी अपने आसपास किसी भी जगह पर बिना किसी डर के जा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कानून जो है वह हमारी देश के साथ साथ हमारी रक्षा करने के लिए ही लगाया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था क्या, कानून की आड़ में भी जो लोग वर्दी पहनकर भी यह कसम खाते हैं कि हम समाज की सेवा, देश की सेवा और सबकी रक्षा करेंगे, अगर वही रक्षक भक्षक बन जाए और एक महिला को इस कदर यह लोग निचोड़ दें जैसे कि कोई जानवर के साथ भी ऐसी बदतर हरकत नहीं करेगा। इतनी गंदी हैवानियत जैसी हरकत कोई करने से अगर एक मामूली इंसान रहे तो ठीक है, लेकिन अगर वही कानून का रक्षक ही किसी महिला के साथ ऐसी गंदी हरकत करता है तो आखिर उस महिला बेचारी का क्या दोष है और वह अब इस पीड़ित अवस्था में आखिर किसके पास जाएगी गुहार लगाने के लिए। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज में कुछ ऐसी घटनाएं भी घट जा रही हैं जिससे कि हम सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर उस व्यक्ति से हमें यह उम्मीद भी नहीं रह सकती जिसने ऐसा काम किया हो। और हमारे समाज में अब तो कानून की आड़ में भी यही सब घटना को अंजाम दिया जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता.रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू होती है तमिलनाडु प्रदेश से, जहाँ का एक जिला लगता है कृष्णागिरी और वहीं का एक गांव है थल्ली। यह घटना उस गांव की 20 जुलाई 1988 की है, जहां एक शिक्षिका, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाली एक शिक्षिका, जो कि उसका नाम कल्पना स्मृति रहता है और उसका पति वेंकटेश्वर मूर्ति, यह दोनों उसी गांव में रहते थे। और यह लड़की उसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी जिसके बगल में एक थाना था और उस थाने पे करीब बहुत सारी संख्या में पुलिस वाले हमेशा रहते थे। और वह उस गांव का एकमात्र ऐसा थाना था जहां किसी भी आदमी को कोई दिक्कत हो तो वह लोग मदद के लिए वहां जाते थे। और उसी के पास में जिस स्कूल में यह कल्पना पढ़ाती थी, यह वहाँ एक शिक्षिका के तौर पर थी। इसी थाने और इसी स्कूल के बीच एक हैंडपंप लगा हुआ था जहाँ से सभी गांव वाले पानी भरते थे। उस दौर में हर एक के घर पर हैंडपंप होना संभव नहीं था। यह एकमात्र ऐसा हैंडपंप इस गांव का था जहां से काफ़ी दूर दूर से लोग पानी भरने के लिए आते थे। यह शिक्षिका जो थी कल्पना, यह भी हर रोज़ अपने स्कूल से खाली होने के बाद हर शाम को अपने घर पर पानी भरने के लिए उसी हैंडपंप पर जाती थी जो कि थाने के बाहर ही था। यह कल्पना जब भी वहाँ जाती थी उस थाने के बहुत सारे कांस्टेबल ऐसे थे जिनकी नज़र कल्पना पर थी। कल्पना एक काफ़ी खूबसूरत महिला थी और इसका पति इसके साथ ही रहता था, लेकिन यह इस स्कूल में पढ़ाने अकेली जाती थी और इसका पति किसी दूसरे काम पर रहता था। तभी एक दिन शाम को 5:30 बजे कल्पना अपने पति से कहती है वेंकटेश्वर से कि मैं जा रही हूँ पानी लेने के लिए, क्योंकि अगर रात हो जाएगा तो घर पर पानी नहीं है और फिर रात को दिक्कत हो जाएगा, इसलिए मैं पानी लेकर आती हूँ। इतना ही कहकर वो अपने पति से कल्पना पानी लेने के लिए अपने ही घर का एक डिब्बा उठाती है और चल देती है पानी लेने के लिए। जैसे ही वह रास्ते पर पहुंचती है उसे उसी की स्कूल की एक सफाई कर्मचारी मिलती है जिसका नाम लक्ष्मी था। वह उससे बातचीत करने में उलझा देती है और धोखे से उसे कहती है कि थोड़ा सा काम है, चलो पास में ही चलकर आते हैं। और वह उसी नल पर अपना डब्बा भी रख देती है और कल्पना का भी, दोनों अपना अपना डब्बा उसी नल पर रख कर और वह दोनों थोड़ी दूर के लिए निकल जाती हैं। जैसे ही वहाँ जाकर कल्पना पूछती है कि आखिर हम लोग जा कहाँ रहे हैं, तभी यह लक्ष्मी उससे बताती है कि मुझे कुछ काम है, चलो अभी तुरंत आ जाएंगे वापस।
वह उसे धोखे से लेकर उसी थाने में पहुंच जाती है और उसी थाने के एक कमरे में उसे ले जाकर बंद कर देती है। उसी थाने पर पहुंचते ही लक्ष्मी जो सफाई कर्मचारी थी यह उसे वहां छोड़कर चली जाती है और उसके बाद जैसे यह अपने आप को उस कमरे में बंद पाती है कल्पना यह ज़ोर ज़ोर से चीखने और चिल्लाने लगती है। तभी उसी कमरे में मौजूद 4 पुलिस वाले जो कि एक सब इंस्पेक्टर था पीके बाला सुब्रमण्यम करके और दूसरा हेड कांस्टेबल था जिसका नाम सिल्वाराम था, तीसरा व्यक्ति गोविंद राजन और चौथा गोविंद स्वामी। यह चारों कांस्टेबल उसी कमरे में मौजूद थे जिसमें से सब इंस्पेक्टर की बुरी नज़र काफ़ी दिनों से कल्पना पर पड़ रही थी। यह इतनी खूबसूरत देखने में थी कि बहुत सारे आदमियों की नज़र इस पर पहले से ही थी, लेकिन इस सब इंस्पेक्टर की गंदी नज़र इसके पीछे थी और इस बारे में कल्पना को जरा सी भी भनक नहीं थी। तभी वह लक्ष्मी सफाई कर्मचारी उसे धोखे से वहाँ छोड़कर चली जाती है और यह चारों इंस्पेक्टर मिलकर उसके साथ मारपीट करते हैं क्योंकि वह कल्पना जो थी वह काफ़ी ज़्यादा चीखती चिल्लाती थी कि आखिर मेरी क्या गलती है, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है। इस बात पर यह चारों कांस्टेबल मिलकर उसके साथ काफ़ी ज़्यादा मारपीट करते थे और उसके बाद यह लोग उसे मारपीट करके जैसे उसके सर में चोट लग जाती है वह बेहोश हो जाती है। उसके बाद बारी बारी से यह चारों कांस्टेबल जो है उसके साथ गैंग रेप करते हैं और जानवरों जैसी बदतर हरकत उसके साथ करते हैं। इतना ही नहीं बल्कि यह लोग उसके शरीर पर कई जगह जख्मों के निशान भी देते हैं। उसके शरीर के हर जगह को यह लोग दांत से काटते हैं, अपने नाखूनों से नोचते हैं, यहाँ तक कि जैसे कपड़े को फाड़ा जाता है उस तरीके से यह लोग उसके पूरे शरीर को चीर फाड़ करते हैं और उसके साथ रात भर अपने मन की हवस मिटाने के लिए उसके साथ मारपीट भी करते हैं। जैसे ही सुबह होती है इन लोगों को लगता है कि वह अब मर चुकी है, इसलिए यह लोग गांव से काफ़ी दूर एक नहर पर ले जाकर उसकी लाश को फेंक कर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही सुबह सुबह गांव का कुछ व्यक्ति वहाँ टहलने के लिए जाते हैं वह लोग देखते हैं कि इधर एक महिला पड़ी है। इधर जैसे ही रात को वह घर पर नहीं आई थी कल्पना का पति भी रात भर गाँव वालों के साथ उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। सुबह हो जाता है और कल्पना का कोई भी खबर नहीं। तभी किसी तरीके से जिस व्यक्ति ने उसे देखा था वह उसे पहचान जाता है क्योंकि वह उसके गांव का ही व्यक्ति रहता है और वह थाने में जाकर कहता है कि वहाँ एक महिला मृत पड़ी है लेकिन वह मरी नहीं है, उसकी सांसें चल रही है। तभी पुलिस वाले कहते हैं कि तुम उसे हॉस्पिटल लेकर जाओ, यहाँ क्यों आए हो। और जैसे ही उसे हॉस्पिटल करीब 30 से 40 किलोमीटर उसके गांव से दूर एक सरकारी हॉस्पिटल था उसे वहाँ भर्ती कराया जाता है जहाँ उसका इलाज डॉक्टर पद्मावती करती हैं। लेकिन वह बाहर आकर सबको यह रिपोर्ट बताती हैं कि इसके पूरे शरीर पर काफ़ी जख्मों के निशान हैं और इसके साथ मारपीट बहुत ही ज़्यादा किया गया है। लेकिन वह कहती हैं कि इसका इलाज यहाँ संभव नहीं है, इसलिए इसे हायर मेडिकल सेंटर बेंगलुरु जो कि वहाँ से 40 किलोमीटर दूर था सेंट जॉन्स हॉस्पिटल वहाँ उसे हायर कर देती हैं। और 5:30 बजे जैसे ही वो कल्पना को लेकर सब लोग वहाँ पहुँचते हैं डॉक्टर नारगेन करके उसका इलाज करते हैं और वह 3 दिन के बाद कुछ भी बोलने के कंडीशन में आती है। तब कल्पना जो है पुलिस के सामने पूरी बयान देती है और पूरी अपनी घटना बताती है कि किस तरीके से उसके गांव के ही पुलिस वालों ने मिलकर उसके साथ इतनी गंदी और हैवानियत जैसी हरकत की है। कुछ महीनों के बाद ही उसकी हालत में थोड़ा बहुत सुधार आना चालू हो गया था, लेकिन तो यह अभी इस कंडीशन में नहीं थी कि वह पुलिस को और भी ज़्यादा कुछ बात बता सके। तभी से जैसे ही पूरा बयान लिया जाता है उसके बाद ही उस चारों कांस्टेबल को गिरफ्तार कर दिया जाता है और उनका नौकरी छुड़वाकर उन चारों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है जिससे कि वह लोग अभी पुलिस की गिरफ्त में रहते हैं। लेकिन वहीं तमिलनाडु सरकार से एक सिफारिश यह भी की जाती है कि इस लड़की को, इस पीड़िता को कुछ मुआवजा दिया जाए जिससे कि ये इसके डॉक्टरी खर्चे में कुछ
थोड़ी सी आर्थिक मदद हो सके, इसलिए इसे तमिलनाडु सरकार से 5 लाख रुपए की राशि भी दी जाती है और इससे इसके पति को एक सरकारी नौकरी भी दी जाती है। यह महिला अभी भी उसी गांव में है, लेकिन 1988 के बाद से आज तक उस गांव में इस घटना की चर्चा है और आज तक वहां के लोग इस घटना को नहीं भूल पाए। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही दूसरी सच्ची घटना के साथ।